हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कौस्तव एंड मैं सी ए फाइनल लॉ का आप लोगों का ऑलमोस्ट पूरा रिवीजन सीरीज विद ऑल अमेंडमेंट्स मई 2020 अटेम्प्ट के लिए दे चुका हूँ। उसमें अपना कुछ कुछ टॉपिक्स पेंडिंग हैं जो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को कवर करा के चलूँगा। एक तो आप लोगों का है सेबी एक्ट, देन एल ओ डी आर 2015, ये दोनों मेरे तरफ से पेंडिंग है। उसके बाद लॉ का जितना भी मिसलेनियस प्रोविजंस है वो पेंडिंग है। एंड जो आपका वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप का पार्ट 2 मेरे एंड से पेंडिंग है। तो गाइज इतना सा पोर्शन पेंडिंग है। आई थिंक मैं अगले 4-5 दिन में वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड ये जो वीडियो है दिस इज़ पर्टिकुलरली डायरेक्टेड टूवर्ड्स सी ए फाइनल एफ आर क्विक रिविजन। तो देखो इस वाला वीडियो, ये वाला जो वीडियो है ना, दिस विल बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट वन सिंस दिस वीडियो रिलेट्स टू इंडेस 12। अभी इंडेस 12 सुनने से ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंडेस 12 इज़ अ वेरी ओवररेटेड स्टैंडर्ड। जनरली लोगों को लगता है कि यार ये स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं, ये बहुत ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है। बट हालांकि वैसा है नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पढ़ने का दो तरीका है। एक तो तरीका है आप इसको लॉजिकली इंटरप्रेट करो कि कब डीटीएल रिकॉर्ड हो रहा है, कब डीटीए रिकॉर्ड हो रहा है। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो होगा ना, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ स्टडिंग दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्योंकि वहाँ पे ऑफन द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि कब डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस होगा, कब अपना टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन अराइज होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, देखो अपने को जो भी अपना जो नॉलेज वाला पार्ट है वो तो इनकम टैक्स में लेते हैं अपने, और वो आप लोग जब फ्यूचर में आगे अपना काम करोगे, प्रैक्टिस वैक्टिस करोगे, वो टाइम पे आप लोगों को वो नॉलेज, रेलिवेंट नॉलेज मिल जाएगा। अभी के लिए आप लोगों के लिए रेलिवेंट क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना। तो एग्ज़ाम में आप लोग ज़्यादा उसमें ड्रिल करोगे नॉलेज में, तो आपको अल्टीमेटली ये स्टैंडर्ड बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। इन दैट केस आप लोग ये छोड़ के चले जाओगे। उससे बेटर है ना भाई कि अपने एक सिंपल तरीके से इसको सीखते हैं, समझते हैं। ट्रीटमेंट वगैरह जो भी करेंगे दैट विल बी 100% करेक्ट एज पर, एंड दैट विल रिजेंबल द ICAI सॉल्यूशंस एज वेल। तो उस तरीके से अपने यहाँ पे DTL जो टैक्सेस वाला इंडेस 12 है इसको कवर करेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग ये वाला स्टैंडर्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको मैंने एक समराइज तरीके में यहाँ पे प्रेजेंट किया है। एंड दैट इज़ अराउंड 3 पेजेस, 3 साइड्स, नॉट मच। चलो जल्दी से जल्दी लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है करंट टैक्स। तो करंट टैक्स क्या है? टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। ये जो देखो करंट टैक्स जो है ना, दिस इज फॉर करंट ईयर। जो अपना करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर में टैक्स पेएबल ऑन दैट टैक्सेबल प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो अपने कंप्यूटेशन करते हैं उसमें जो टैक्सेबल प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्स रेट लगाओगे तो अपना करंट टैक्स आ जाएगा। दिस इज करंट टैक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेफर्ड टैक्स। व्हाट इज डेफर्ड टैक्स? डेफर्ड टैक्स कहाँ पे अराइज होता है? इफ़ देयर इज अ टेम्पोररी डिफरेंस इन कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस। आपका कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस क्या बोला? If there is a temporary difference in the carrying value and the tax base, in that case there arise deductible or taxable temporary difference. Temporary difference क्या होता है? देखो कोई एसेट का आप समझ लो कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको पता है कि कोई पीपीई है, तो पीपीई का एक तो कॉस्ट मॉडल है, एक तो टैक्स बेस वाला मॉडल है, मतलब एक फेयर वैल्यू मॉडल है। टैक्स बेस में जो आपका पीपीई का वैल्यूएशन है दैट इज रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिक कॉस्ट। टैक्स बेस में पीपीई का जो वैल्यूएशन होगा वो हिस्टोरिक कॉस्ट के बेसिस पे चलता रहेगा ना। उसमें तो देखो अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो कुछ होगा नहीं।
एंड जो कैरिंग वैल्यू है आपका जो बैलेंस शीट में दिख रहा है दैट इज प्रिपेयर्ड एज पर इन डेज, तो उसमें आपको रिवैल्यूएशन इफेक्ट देना होगा। समझ लो कोई पीपी है, उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर टैक्स बेस में आपका एसेट दिख रहा है एट 1 लाख रुपीज़ एंड कैरिंग अमाउंट आपका आफ्टर एडजस्टिंग द फेयर वैल्यू गेन्स उसमें समझ लो 1.5 लाख रुपए का वैल्यूएशन हुआ, तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ 50,000 रुपीज़ का। ये जो 50,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया, दिस इज़ अ टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी क्यों? अभी देखो, ये तो लाइफ टाइम तो चलने वाला है नहीं, एक ना एक टाइम पे आप तो एसेट को रिटायर कर दोगे। मतलब एसेट का यूजफुल लाइफ समझ लो 5 साल का है, तो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली ये जो डिफरेंस है दिस विल गेट एलिमिनेटेड। सो इस डिफरेंस को हम लोग इसीलिए बोलेंगे टेम्पररी डिफरेंस इन कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस। अब ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस दो टाइप का होता है, वो मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना सा दिमाग में सेट कर लो, इफ़ देयर इज़ अ डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस that will give rise to a DTA, and if there is a temporary taxable temporary difference, in that case there arise a deferred tax liability। जो DTA है, DTA देखो एसेट है, DTA को रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 कंडीशंस आर देयर। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं, इन दैट केस ओनली वी रिकॉग्नाइज अ DTA। बट जहाँ पे DTL का बात है, DTL शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमिडिएटली। तो जैसे अपन अपन ठहरे देसी लोग, तो अपने को जर्नल एंट्री छोड़ के कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसका जर्नल एंट्री DTA का क्या होता है? डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स इनकम। डेफर्ड टैक्स एसेट कब होगा? जब आपका डेफर्ड टैक्स इनकम आ रहा है ना, तो डेफर्ड देखो एसेट बढ़ रहा है तो उसको एसेट क्रिएट हो रहा है ना, उसको डेबिट करना होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स इनकम, ये आपका पीओएल में जाएगा एज अदर इनकम। एंड यहाँ पे DTL का बात हो रहा है। DTL जब क्रिएट होगा, आप लोग ऑब्वियसली जो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है उसको क्रेडिट करोगे, तो टू DTL तो पक्का है। डेबिट किसको करना है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस, ये भी पीओएल में जाएगा एज अदर एक्सपेंसेस। तो जर्नल एंट्री वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग इज टैक्स एक्सपेंस फॉर द पीरियड। समझ लो 1 साल का अपना जो टैक्स एक्सपेंस हम लोग अपना बुक्स में दिखाएंगे, उसको कैसे दिखे? उसका 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट उसका ये आता है, उसका एक कंपोनेंट आपको दिखेगा कि करंट टैक्स, जो ऊपर हम लोग ने देखा व्हाट इज करंट टैक्स, जो टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स रेट लगा के। करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स इज टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट, ये आता है आपका करंट टैक्स। एंड डेफर्ड टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, तो डेफर्ड टैक्स इनकम और एक्सपेंस ये कौन सा होगा? जो आपका जो टेम्पररी डिफरेंस आता है ऊपर, मतलब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस, वो टेम्पररी डिफरेंस इनटू द टैक्स रेट, ये होता है आपका डेफर्ड टैक्स इनकम और एक्सपेंस। तो अगर डेफर्ड टैक्स इनकम है उसको करंट टैक्स में ऐड करेंगे, एंड अगर डेफर्ड टैक्स मतलब अगर डेफर्ड टैक्स इनकम है तो उसको लेस करेंगे, एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है तो उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट है, दिस ट्रीटमेंट विल गो टू द P&L अकाउंट। आपका P&L में दिखेगा ये चीज़, टैक्स वाला हेड में, टैक्स एक्सपेंस के हेड में यही एडजस्टमेंट आपको दिखते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें समझने वाला क्या है? व्हाट इज़ द कैरिंग अमाउंट। अभी तक हम लोग देखो ये स्टैंडर्ड में 2 ही चीज़ का अपने कंपैरिजन करते हैं ना, ये कंपैरिजन हम लोगों का यहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड में हो रहा है, कैरिंग अमाउंट वर्सेस टैक्स बेस का कंपैरिजन। तो कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट इज द कैरिंग वैल्यू एज ऑन द बैलेंस शीट डेट आफ्टर अप्लाइंग ऑल इन डेज। मतलब इन डेज के हिसाब से आपका फेयर वैल्यूएशन हुआ, अमोर्टाइजेशन वगैरह होता है, तो वो सब इनकम टैक्स के बुक्स में होता नहीं है। तो कैरिंग अमाउंट is basically the carrying value as on the balance sheet date after applying all in days provisions. And what is the tax base? Carrying value as per income tax records. Income tax records, this is basically historic. This is basically historic records, and आपका carrying value
दिस इज बेसिकली एट फेयर वैल्यू। वो हर साल इसका रीमेजरमेंट होता है, कैरिंग अमाउंट हर साल इंडेक्स के हिसाब से रीमेजर होते रहता है बैलेंस शीट डेट में, एंड टैक्स बेस में हिस्टोरिक रिकॉर्ड चलते रहता है। तो इसीलिए देयर इज़ अ डिफरेंस। देन डिफरेंस इन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, ये जो डिफरेंस इन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस, ऊपर जो कंपैरिजन करके एक डिफरेंस निकलेगा ना, वो कंपैरिजन करके जो डिफरेंस आएगा इन द टैक्स बेस एंड कैरिंग अमाउंट, दैट डिफरेंस कैन बी, मतलब देखो ये डिफरेंस एक तो हो सकता है इट इज़ अ टेम्पररी डिफरेंस, दूसरा एग्जांपल क्या है, इट इज़ अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। अगर अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है, इन दैट केस नो डिफर्ड टैक्स। जहाँ पे अदर अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है, उन वो केस में कोई डिफर्ड टैक्स अराइज नहीं होता है। एग्जाम्पल, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये जो डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ पे ये टेम्पररी डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस हो जाता है। देन टेम्पररी डिफरेंस के कैटेगरी में कौन सा एग्जांपल अपना बैठेगा, यहाँ पे एग्जांपल बैठता है फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। मतलब पीपीई को हम लोग मेजरमेंट, पीपीई हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, कोई लायबिलिटी हो गया, इसको लायबिलिटी मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना बैलेंस शीट डेट में एट फेयर वैल्यू रीमेजर करते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी डिफरेंस हो गया। टेम्पररी का दो पार्ट बने, टेम्पररी जो डिफरेंस है उसका दो पार्ट बनते हैं, एक तो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। डिडक्टेबल डिफरेंस क्या होता है, जहाँ पे फ्यूचर डिडक्शन इन टैक्स एक्सपेंसेस, मतलब फ्यूचर में आपको डिडक्शन मिलने वाला है इनकम टैक्स में, तो वहाँ पे आप लोग डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करोगे। एंड टैक्सेबल डिफरेंस क्या होता है, जहाँ पे फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट आता है। समझ रहे हो, मतलब फ्यूचर में आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ रहा है, इन दैट केस मतलब फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसको टैक्सेबल डिफरेंस बोलेंगे। वो केस में आप लोग डीटीएल रिकॉर्ड करना। ये है आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंसेस। नाउ इसके बाद वाला अपना जो कॉन्सेप्ट है, वेयर टू रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स, मतलब डेफर्ड टैक्स जो अराइज हो रहा है उसको बैलेंस शीट में, मतलब अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कहाँ पे क्लासीफाई, कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला पार्ट है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेफर्ड टैक्स, कौन सा डेफर्ड टैक्स आता है, बेसिकली द एफवीटीपीएल आइटम्स जो भी है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स जितना भी है, जो भी आइटम्स एफवीटीपीएल में मेजर होता है उसमें जो डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट आएगा वो भी पीओएल में जाएगा। देन ओसीआई में कौन सा जाएगा, ओसीआई में जाता है बेसिकली, अपने यहाँ पे दो एग्जांपल देखते हैं, एक तो फाइनेंशियल एसेट, एक तो अपना यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट एफवीओसीआई, उसमें कोई भी टेम्पररी डिफरेंस आता है, डेफर्ड टैक्स आया तो वो ओसीआई में जाएगा। देन अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो पीपीई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको रिवैल्यूएशन करते हैं तो वो भी ओसीआई में जाता है। अभी दैट अंडरलाइंग एसेट जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, द मेन item, the main, when the main item pertains to OCI, then the concerned, देखो बेसिकली मुद्दा ये है कि जहाँ पे where the main item belongs to OCI, then the deferred tax adjustments also goes to OCI. then अदर इक्विटी में कौन सा डेफर्ड टैक्स जाएगा, एक तो आइटम्स विच पर्टेन्स टू अदर इक्विटी ओनली, कौन कौन सा आइटम होता है, डिविडेंड डायरेक्टली अदर इक्विटी से डिडक्ट होता है, डीडीटी डिविडेंड प्लस डीडीटी है, दोनों ही सेम जैसा, एक ही जैसा है तो अदर इक्विटी से एडजस्ट होगा, तो इसमें कुछ डेफर्ड टैक्स भी अराइज होता है, वो भी अदर इक्विटी में एडजस्ट होगा। देन आपका है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हुआ। एंड ये वाला जो पॉइंट नंबर 8 है, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 8 में आप लोग इसको हाईलाइट करके रखो, मतलब कहाँ पे क्लासिफिकेशन बिटवीन डीटी एंड डीटीएल, कब हम लोग अपने को डीटीए रिकॉर्ड करना है, कब डीटीएल रिकॉर्ड करना है, उस चीज़ का यहाँ पे देखो। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये है नहीं, ये अपना सेकंड मेथड है, दिस इज़ अ हैक बेसिकली। आप लोग ये टेबल बस दिमाग में बिठा लो, आपका पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। चलो, सबसे पहला बात क्या है, जब
ये एसेट लायबिलिटी ऊपर मैंने लिखा है, मतलब समझो यहाँ पे हम लोग का जो एसेट है, मतलब इसका एग्जांपल मैं पीपी दे सकता हूँ, और अंडरलाइंग लायबिलिटी इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई है, लोन। तो वेयर देर इज एन अंडरलाइंग एसेट, मतलब पीपी का बात हो रहा है, इन दैट केस कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है, मतलब आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन अगर एसेट के केस में होता है, इन दैट केस वी विल रिकॉर्ड अ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है, देखो एसेट का ही एग्जांपल ले रहे हैं, जहाँ पे कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस, इन दैट केस वी विल रिकॉर्ड अ डीटीए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस। यहाँ पे तो कोई टेम्पररी डिफरेंस ही है नहीं है, तो टेम्पररी डिफरेंस नहीं है, नो डीटीए, डीटीएल विल बी रिकॉग्नाइज, सिंपल। उसके बाद इफ देयर इज अंडरलाइंग लायबिलिटी, लायबिलिटी के केस में अगर कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, इन दैट केस वी विल रिकॉर्ड अ डीटीए। एंड लायबिलिटी के मतलब अगेन कैरिंग वैल्यू जब वेयर कैरिंग वैल्यू इज लेस देन द टैक्स बेस, इन दैट केस वी विल रिकॉग्नाइज अ डीटीएल। अगेन ये तो सेम है, इक्वल टू साइन होगा तो कोई डिफरेंस ही है नहीं, तो कुछ रिकॉर्ड होगा नहीं। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को याद रखना होगा सिर्फ ये एसेट वाला चीज़, वो भी ये जो आपका फर्स्ट रो है इसी को आप लोग याद रखना। क्या कैसे याद रखोगे, फॉर एन अंडरलाइंग एसेट कैरिंग अमाउंट, अंडरलाइंग एसेट अगर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, इन दैट केस डीटीएल रिकॉर्ड होगा। इसका अगर उल्टा होता है तो डीटीए रिकॉर्ड होगा। आपका एसेट वाला याद हो गया। देन कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस फॉर एन अंडरलाइंग लायबिलिटी, एसेट में जो किया ना उसका उल्टा करना है, यहाँ पे लायबिलिटी तो वहाँ पे एसेट। तो ऐसे मतलब आप लोग ये सिर्फ आप लोग सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर याद कर लो, तब आप लोगों का बाकी पूरा ही याद हो जाएगा। चलो इतना तक हुआ। देन देयर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हेन डीटीए कैन बी, मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज। डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्निशन का यहाँ पे मैंने ऊपर बोला था ना कि 3 कंडीशन है टू रिकॉग्नाइज। ये जो 3 कंडीशन है इसी का चर्चा यहाँ पे नीचे है। व्हेन डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, सी फर्स्ट कंडीशन इज सफिशिएंट टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस। क्या बोला, सफिशिएंट टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस, मतलब डीटीए क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस। अभी डिडक्ट किस में से करोगे, फ्यूचर में अगर टैक्सेबल प्रॉफिट है तभी ना उसमें से आप डीटीए सेट ऑफ करोगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, सफिशिएंट टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस हुज रिवर्सल पैटर्न मैचेस विद डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस। रिवर्सल पैटर्न मतलब क्या है, सेम पीरियड होना चाहिए, मतलब टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस भी 3 साल चल रहा है, तो यहाँ पे डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस भी 3 साल चल रहा है, तो रिवर्सल पैटर्न मैच हो रहा है, इन दैट केस वी विल रिकॉग्नाइज अ डीटीए। देन सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आपका सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट होना चाहिए, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है टू रिकॉग्नाइज। देयर मस्ट बी सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर। अगर आपका सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट ही नहीं है तो आप लोग डीटीए रिकॉग्नाइज करके उसको यूज़ कहाँ पे करोगे, फालतू का उसको रिकॉग्नाइज करके मतलब नहीं है। बेसिकली दिस पॉइंट सेज सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर टू यूज डीटीए इन फ्यूचर, ये कंडीशन है। थर्ड कंडीशन नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट, इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर टैक्स प्लानिंग। तो बस ठीक, ये अपना डीटीए रिकॉर्ड करने का कंडीशंस डिस्कस हुआ। पॉइंट नंबर 10, डी रिकॉग्नाइज डीटीए, मतलब ये पॉइंट बोलता है कि डीटीए को आप डी रिकॉग्नाइज कब करोगे। रिकॉग्नाइज होता है बैलेंस, मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई एसेट खड़ा होता है तो उसको तो कभी ना कभी डी रिकॉग्निशन का बात भी होगा। तो डी रिकॉग्नाइज डीटीए व्हेन नो टेम्पररी डिफरेंस एग्जिस्ट्स। De-recognize when no temporary difference exists. In that case, we will reverse the deferred tax asset created earlier. जहाँ पे टेम्पररी डिफरेंस ही खत्म हो जाता है,
तो समझ लो जो डिफरेंस आया ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अपने वो एसेट मतलब ये जो मतलब टेम्पररी डिफरेंस कब खत्म हो सकता है, आपने एसेट को रिटायर कर दिया, एसेट को बेच दिया, तो तब तो भाई बांस भी नहीं बांसुरी भी नहीं, तो ऐसा वाला बात हो गया। तो देखो आपने एसेट को ही रिटायर कर दिया, तो उस केस में तो डिफरेंस जो था उसको भी तो आपको गायब करना होगा। तो तब डी रिकग्निशन ऑफ डीटीए होता है। इन दैट केस आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, प्योरल अकाउंट डेबिट टू डीटीए। डी रिकग्नाइज कर रहे हो एसेट को, तो डीटीए को आप लोग नीचे क्रेडिट करो और पीएनएल को ऊपर डेबिट करो। देन देर इज फ्यू स्पेशल केसेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। फर्स्ट अपना एडजस्टमेंट है शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में। शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट इज एन अंडरलाइंग लायबिलिटी। अपना जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पहले देखते हैं कि इट इज़ एन अंडरलाइंग एसेट और एन अंडरलाइंग लायबिलिटी, उसके बाद अपने वो कंपैरिजन करते रहते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट सबसे पहले दिस इज एन अंडरलाइंग लायबिलिटी। तो एक बात यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोगों को याद करने लायक चीज़ है, टैक्स बेस इज ऑलवेज निल। कौन सा केस में टैक्स बेस ऑलवेज निल होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट, दैट इज इंड एस 102। इंड एस 102 के केस में टैक्स बेस को हमेशा आपको निल लेना है, क्योंकि टैक्स बेस में ऐसा कोई ऐसा जो हम अपने इंड एस में करते हैं ना, वो वैसा वाला ट्रीटमेंट टैक्स में होता ही नहीं है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट का टैक्स बेस विल ऑलवेज बी ज़ीरो। एंड कैरिंग अमाउंट क्या होगा, जो अपने इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट के हिसाब से हम लोग जो ऐसे देखो पहले हम लोग जो ये कैलकुलेशंस करते हैं ना, क्या है, हर साल नंबर ऑफ ऑप्शंस, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इनटू पीरियड फैक्टर। फर्स्ट ईयर का बात हो रहा है तो 1/3, सेकेंड ईयर का बात हो रहा है तो 2/3, ठीक है। लेस इसमें से क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसेस रिकग्नाइज्ड अर्लियर, इसमें से क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसेस रिकग्नाइज्ड अर्लियर। तो ये अपना शेयर बेस्ड पेमेंट का पूरा सेटअप बन गया। तो शेयर बेस्ड पेमेंट पे ये सब करके उसके बाद जो ईयरली जो अमाउंट आता है, वो अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट, एंड उसके बाद पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट। ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ पे जो ये अमाउंट आता है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट जो डेबिट हुआ, यही चीज़ आपका यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट का। यही चीज़ यहाँ पे अपना कैरिंग अमाउंट बन गया। तो यहाँ पे याद रखना, ये ऑलवेज शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में इट क्रिएट्स ऑलवेज डेफर्ड टैक्स एसेट। एग्जाम्पल क्या है, आपका टैक्स बेस है ज़ीरो, समझ लो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट समझ लो आपका आया 1 लाख रुपीज़ पर एनम। तो ये 1 लाख रुपीज़ जो आता है, यहाँ पे लिया 1 लाख, तो अंडरलाइंग लायबिलिटी है, कैरिंग अमाउंट इज़ ग्रेटर देन टैक्स बेस। अभी अपना टेबल में रेफर करो, कैरिंग अमाउंट इज़ ग्रेटर देन टैक्स बेस, यहाँ पे फॉल करता है, अंडरलाइंग लायबिलिटी है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्रिएट हुआ डेफर्ड टैक्स एसेट, सो ऑलवेज अ डीटीए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, ऑलवेज डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है, दिस इज ऑलवेज डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस, तो ऑलवेज आपका डीटीए क्रिएट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डेफर्ड टैक्स ऑन गुडविल। देखो गुडविल कौन सा गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बात नहीं हो रहा है, गुडविल ऑन बिजनेस एक्विजिशन। तो अनलेस क्या बोल रहा है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इट इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। जो गुडविल अराइज होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप लोग हमेशा एज्यूम करो दिस इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, हेंस नो डीटीए डिटेल ऑन गुडविल अरिजन ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन।
तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो गुडविल आता है उसमें डिटेल का बात नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिलेटेड कुछ सम्स भी है, हम लोग करेंगे, अच्छे अच्छे सम्स है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपका जो डेफर टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये एडजस्टमेंट कौन सा डेट पे करना होता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये अलॉन्ग विद द चैप्टर हम लोग सीखेंगे। ऊपर ऊपर से ये आपका मेरा जो मतलब आईसीआई का जितना भी क्वेश्चंस है मैं सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो गुड बेसिकली दिस डील्स विद गुडविल अराइजिंग on account of business acquisition as per Ind AS 103 and ये deferred tax calculation होगा on the date of acquisition. Then there is analysis of financial statement chapter। उसमें बेसिकली जब एनालिसिस करते हैं ना आप लोगों को एडजस्टमेंट दिखेगा कि एसेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन हो रहा है, तो फेयर वैल्यूएशन जहाँ पे होगा वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा, कैरिंग अमाउंट बढ़ता है घटता है, टैक्स बेस तो सेम रहता है, तो वो ट्रीटमेंट भी अपने वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द चैप्टर हम लोग सीखेंगे, अलग से यहाँ पे उसका डिस्कशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी इक्विटी मेथड। बेसिकली इक्विटी मेथड यहाँ पे अपना बात चल रहा है एसोसिएट का। एसोसिएट्स के केस में हम लोग इक्विटी मेथड में अकाउंटिंग करते हैं। अभी इक्विटी मेथड में जो अकाउंटिंग करेंगे वो केस में डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट कैसा होता है। सबसे पहले तो देखो इसका कैरिंग अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। टैक्स बेस क्या होगा, टैक्स बेस तो हिस्टोरिक रिकॉर्ड है, इसमें बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही रह जाएगा, वो प्रॉफिट आएगा नहीं उसमें ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये केस में ऑलवेज आप लोग देखोगे कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। अभी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, दिस इज एन अंडरलाइंग एसेट, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो ऑलवेज डीटीएल क्रिएट होगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी आता है इस केस में, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, नो डीटीएल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इफ, अगर नीचे वाला कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं इन दैट केस डीटीएल रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज नहीं होता है। कौन सा है, if associate not going to pay dividend in foreseeable future, if the associate is not going to pay dividends in foreseeable future, ये एक कंडीशन है, और the parent controls the dividend policy of associates। अगर ये दो केस बनता है तो आप लोग यहाँ पे डिटेल रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। उसके बाद ये जो नॉन रिकॉग्निशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ये वाला जो राइट साइड वाला जो कंडीशन है, तो डिटेल कहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सब्सिडियरी। सब्सिडियरी के केस में ऑलवेज रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देन द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, डीटीए डीटीएल सेट ऑफ। ये जो सेट ऑफ का बात होगा कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट में। जो आपका बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट एज देखो बैलेंस शीट प्रिपेयर होते हैं एज इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 का डिवीजन 2, डिवीजन 2 में क्या है, इट स्टार्ट्स विद एसेट्स, इट स्टार्ट्स विद एसेट्स। एसेट्स से आपका बैलेंस शीट चालू होगा, वो डिवीजन 2 वाला फॉर्मेट शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनेगा, इन दिस बैलेंस शीट DTA and DTL shall be netted off, DTA and DTL shall be netted off in the balance sheet। आप लोग अलग अलग से एसेट में DTA दिखा रहे हो, लाइबिलिटी में DTL दिखा रहे हो, ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग करेंगे कि वहाँ पे ये एक टिपिकल एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में दिया रहता है। DTA DTL अलग से नहीं दिखा सकते, उसको नेट ऑफ करना है। नेट ऑफ करने का कंडीशन क्या है, इफ़ दे आर विथ रिस्पेक्ट टू द सेम गवर्निंग लॉ। मतलब DTL अभी सेम गवर्निंग लॉ का क्या मतलब है भाई, इफ़ दे आर विथ रिस्पेक्ट टू द सेम गवर्निंग लॉ, इसका मतलब क्या है, DTA इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, DTL is also as per Income Tax Act 1961।
सो बेसिकली पॉइंट क्या था, DTA DTL आप लोग बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है उसमें अलग अलग नहीं दिखा सकते हो, नेट ऑफ करके दिखाओगे। अगर DTA DTL से ज़्यादा है तो नेट DTA आएगा, DTL DTA से ज़्यादा है तो नेट DTL आएगा। सेम गवर्निंग लॉ का क्या मतलब है, DTA DTL दोनों ही अराइज हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो दिस दिस काइंड ऑफ टेक्स केयर्स द एंटायर इंड एस 12 ऑन टैक्सेस। आई थिंक आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, एंड इसके रिलेटेड देर आर फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन ऑन ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज़ फ्यू स्पेशल इश्यूज, ये वाला क्वेश्चन है ऑन स्पेशल इश्यूज। तो ऐसा क्वेश्चंस डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन दिस क्वेश्चन इज़ अगेन ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा वो डिस्कस करना। देन उसके ये वाला जो एक क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडियरी के केस में डेफर्ड टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। देन ये मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये भी सीखेंगे। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक और बड़ा सा क्वेश्चन है जो डेफर्ड टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। देन लीजेस इंड एस 116 लीज में डेफर्ड टैक्स का क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी देखेंगे, एंड एक बेसिक थियरी क्वेश्चन है। दिस इज़ अ DTA रिकग्निशन क्वेश्चन है, DTA रिकग्निशन क्वेश्चन है। तो इतना सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फटाफट। तो अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद देखो सोल्यूशन मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। वीडियो में मैं सोल्यूशन पूरा लिखते बैठूंगा तो रिवीजन लेक्चर होगा नहीं, वो फुल फ्लेज 5-6 घंटे का 10 घंटे का लेक्चर चला जाएगा। अपने को 1.5-2 घंटे में पूरा रिवाइज करना है, ढंग से करना है, तो ऐसा ही तरीका अपनाना होगा। तो गाइज आप लोगों को चैनल मतलब ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ अगर ये अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अनदर थिंग, ये जितने भी सारे नोट्स है, ये सब नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा वीडियो यूट्यूब पे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो जस्ट अ सेकेंड मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं यार। तो आप YouTube में बेसिकली, रुको मैं खुद ही दिखा देता हूँ ना भाई। अरे चलो बाद में देखते हैं यार, ये इंटरनेट भी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग मेरे वीडियोस के जो भी रिसेंट वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एकदम एंड में देखोगे लिंक फॉर द नोट्स। तो वो एक नॉमिनल फीस में चार्ज करता हूँ फॉर ऑल द लॉ नोट्स। लॉ का तो एंटायर लॉ उधर पे डाल के रखा है, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी मैं जैसे जैसे लेक्चर्स लेता जाऊँगा ये सारा जो PDF है कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन आंसर्स का, वो सब मैं, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, दिस इज़ एन एंटायर क्वेश्चन बैंक विद सोल्यूशन। तो इसका डिस्कशन भी करेंगे, PDF भी अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों का पूरा FR उधर ही कवर हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ मैं वो लिंक में, वो देर इज़ एन ऐप, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन बना के रखा है। द प्लान इज़ 300 फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन, 810 देर इज़ अ डिस्काउंटेड फॉर 3 मंथ्स प्लान। देन 6 मंथ्स प्लान है, उसके ऊपर भी और ज़्यादा थोड़ा डिस्काउंट है। तो ऑन एन एवरेज पकड़ लो कि 250-300 रुपया मंथली पे करने से आप लोगों का 2 सब्जेक्ट अगर रिवीजन होता है या फिर दैट्स फाइन। तो मुझको भी थोड़ा मोटिवेशन, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए ना, वो भी मिल जाता। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। चलो।